हाय एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में हेलमिंथिक डिजीज़ के ऊपर छोड़ा था अपना टॉपिक, तो हम वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। तो हेलमिंथिक डिजीज़ में हम एलिफेंटियासिस पे थे, हमें इमेज देखनी थी। तो दिस इज़ व्हाट एलिफेंटियासिस लुक्स लाइक। तो द टिश्यू जो है वो स्वेलअप हो जाता है एंड दिस इज़ ड्यू टू विशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसका कैरियर फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो होता है। तो ये कंडीशन अराइज क्यों होती है? सपोज ये आपकी एक ब्लड वेसल है एंड ये फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है एंड इसने इसके अंदर वुशरेरिया रिलीज कर दिया। तो दिस वुड गो फ्रॉम अ लार्वे इनटू एन एडल्ट एंड इसकी वजह से इस लिम्फ वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी विच विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज। तो हेंस ये कंडीशन अराइज हो जाती है। उसके बाद हमें देखना है एक कैंसर के ऊपर देखना है और एक इम्यूनिटी के ऊपर देखना है। तो बेसिकली इम्यूनिटी आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वेरियस माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स जो ये डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ये भी टू टाइप्स की हो सकती है। इट कैन ईदर बी इनेट और एक्वायर्ड। तो इनेट का मतलब जिसके साथ आप बॉर्न होते हो। सपोज लेट्स से कि एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में या फिर आप अपना भी देखो कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको पता होता है कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इतने मतलब माइन्यूट सी डिजीज कॉज करते हैं कि वो हमारी बॉडी खुद ही सहन कर जाती है, वो हमें उसके लिए खिलाफ कुछ करना नहीं पड़ता। दैट इज समथिंग वी आर बॉर्न विद, दैट इज अस अपनी इनबॉर्न एबिलिटी टू सप्रेस दैट थिंग। जैसे कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं और कुछ लोगों को, सपोज मैं कहती हूँ पर्सन ए एंड पर्सन बी है। अगर ए है एंड बी है, अगर ए को सपोज गुआवा से एलर्जी है तो एंड बी को नहीं है, तो ये बी की इन्नेट इम्यूनिटी है जो उसको किसी ने दी नहीं है, उसने ये अक्वायर नहीं किया है, ये उसके पास अपने आप बाय बर्थ ही एबिलिटी है कि उसको गुआवा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट स्टिल आप इसे समझ सकते हो कि इन्नेट इज समथिंग दैट यू आर बोर्न विद, समथिंग जो जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं देनी पड़ती, आप समझो। अक्वायर्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर एक्टिव और पैसिव। अभी सपोज दो बच्चे हैं ए एंड बी एंड मैंने दोनों का एंड रिजल्ट, दोनों का कंक्लूजन एक चॉकलेट लेना है। सपोज मैं ए को बोलूँ कि पहले तू नदी क्रॉस कर, फिर तू पहाड़ क्रॉस कर, उसके बाद जो शॉप आएगी तो वहाँ से चॉकलेट लेके फिर घर वापस आना। लेकिन एक दूसरा बच्चा बी है जिसको मैं डायरेक्टली एक चॉकलेट दे दूँ। तो यही डिफरेंस है, जिस बच्चे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, पहले उसने सीखा अपना रास्ता कि कहाँ तक उसको मेहनत करके जाना है टू गेट द चॉकलेट, दैट इज़ योर एक्टिव इम्यूनिटी। आप एक बार सीखते हो अपनी गलतियों से एंड देन यू गेट द एक्चुअल इम्यूनिटी उसके लिए। एंड बी को हमने डायरेक्टली कुछ दे दिया। तो जैसे किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया तो उसको हम सीधा का सीधा एंटी वेनम प्रेपरेशन देंगे, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी समथिंग जैसे चिकन पॉक्स होता है, तो चिकन पॉक्स का सपोज आप समझ लो ग्राफ है। तो अगर आपको पहली बार हुआ तो दैट इज योर रेड वाला ग्राफ, ओके। तो आपको पहली बार हुआ, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है, एंड फिर वो उसकी आपकी बॉडी ने समझ लिया ये यहाँ तक है, ठीक है। आपकी बॉडी ने ये जो एम वाला है ये मेमोरी एंटीबॉडी होता है। तो इसने देखा कि ये मेरे ऊपर एक अटैक हुआ है एंड योर बॉडी रिएक्टेड उसको, ठीक है, आप बीमार रहे एक हफ्ता एंड फिर वो जो रिएक्शन है वो डाई आउट कर गया। और फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम हुआ तो आपकी बॉडी ने रिमेंबर किया कि पिछली बार मेरे को हुआ था, तो इसकी वजह से वो इस बार इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा कि वो डिजीज़ आप खुद फाइट ऑफ कर पाओगे। तो एक्टिव इज समथिंग कि आपका जैसे आपको एक बार एक डिजीज़ हुई एंड आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स पर शॉक कि भाई ये क्या हो गया, बट तब तक इट वाज टू लेट कुछ रियलाइज करने के लिए, आपकी सारी सेल्स पे इफेक्ट हो गया। बट जो आपकी बॉडी के एक्टिव सेल्स है, मतलब जो इम्यून वाले सेल्स है, इम्यूनिटी सेल्स है, वो याद रखेंगे कि हमारे साथ ये हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई सिमिलर डिजीज पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा वो ऑलरेडी एक एंट्री लगा के रखेंगे। सपोज जैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम नहीं हुआ था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो बनी, सेटअप हुई, हमने सब इजीली होने दिया। आज के टाइम में अगर हमें पता है कि कॉलोनियलिज्म जैसी एक चीज़ होती है, अगर आज के टाइम कोई ब्रिटिशर्स का ग्रुप दोबारा इंडिया आके सेटअप करना चाहे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा
उसके अगेंस्ट रहेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे कि हमें दोबारा वो चीज़ होने नहीं देनी है। सिमिलर केस आपका एक्टिव इम्यूनिटी के साथ होता है कि एक बार हो गया तो दूसरी बार बहुत ही कम इफेक्ट होगा या फिर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया इसको एंड वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं स्पेसिफिसिटी, जैसे अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो आपको दोबारा नहीं होगा। डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के लिए अवेलेबल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आपकी बॉडी अपने खुद के सेल्स को ही हार्म करने लग जाती है। दैट इज व्हेन इट लूजेस इट्स कंप्लीट रियलाइजेशन कि ये तो मेरी बॉडी के ही सेल है, इसको अटैक नहीं करना है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। मेमोरी, उसको याद रखना है कि दिस इज द टाइप ऑफ पैथोजन आई हैव इनकाउंटर्ड बिफोर एंड इसको ऐसे डील करना है, एंड इट इज acquired during your lifetime. Cells of acquired immunity are of two types, T lymphocytes and B lymphocytes. इनकी डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देयर इज दिस डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी। तो इसमें क्या होता है, टू हेवी चेन्स, ये बड़ी वाली पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड टू लाइट चेन्स विच आर joined together by disulfide linkages. तो इसमें वही है कि एंटीबॉडी इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये, एंड इसमें याद करने वाला आगे ये है कि इट इज ऑफ 5 टाइप्स। एंटीबॉडी GAM, इम्यूनोग्लोबुलिन इसका फुल फॉर्म है IG का, तो GAM, D and E। तो G जो है, these are most abundant and the smallest and the ones that can pass through the placenta. IgA exists as a dimer and also present in colostrum, tears, saliva, mucous membrane of gastrointestinal tract या urinogenital tract etc. तो colostrum अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ बेसिकली जब कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो द फर्स्ट सेट ऑफ मिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मदर, लैक्टेटिंग मदर, दैट इज येलो इन कलर एंड इट हैज़ बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, एंड उसमें IgA भी होता है। IgM is the largest antibody and it exists as a pentamer, and ये इन्फेक्शन के टाइम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हमने पीछे ग्राफ देखा था। एंड उसके बाद ये ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रीज़न है कि दिस इज़ द रीज़न कि B वाला अपना ब्लड ग्रुप A को नहीं दे सकता, A वाला B को नहीं दे सकता। और IgD इज एसोसिएटेड विद द B lymphocytes एंड E इज बेसिकली एक्टिवेटेड जब आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। एक चीज़ इसमें करने वाली है इननेट इम्यूनिटी में टाइप ऑफ बैरियर्स। तो द फिजिकल बैरियर कैन बी स्किन, फिजियोलॉजिकल बैरियर कैन बी HCl इन योर स्टमक एंड सलाइवा में भी थोड़े केमिकल्स होते हैं। सेलुलर बैरियर जैसे WBC मैक्रोफाज एंड साइटोकाइन बैरियर विच इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आर बेसिकली वायरस अफेक्टेड सेल्स। उसके बाद कैंसर, ये लिम्फोइड ऑर्गन ज़्यादा प्लेसेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स इफेक्टिव होता है, ये उसकी लोकेशन डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। दिस इज एड्स का चार्ट। तो एड्स में क्या होता है कि इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ईदर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो यहाँ पे एक ना सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है एंड इसके साथ इसके पास एंजाइम है विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये अगर ये वायरल डिजीज है, ठीक है, तो अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गई तो वायरल RNA क्या करेगा, इसके पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, ये इसको DNA बना लेगा। एंड क्योंकि हमारा जेनेटिक मैकेनिज्म सारा DNA के ऊपर बेस्ड है, तो ये DNA एंटर एक बार हो गया और ये अगर हमारे जीनोम में आ गया तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा एंड वहाँ पे DNA तो हो ही रहा है रेप्लिकेट कंटिन्यूसली, तो ये वहाँ पे जाके अपना DNA भी रेप्लिकेट करवा लेगा एंड ये DNA जो है वो डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड ये वायरस फिर और अदर सेल्स को जाके इफेक्ट करेगा। तो ग्रेजुअली हमारी बॉडी के इतने सारे सेल्स को अफेक्ट कर देता है इसका ये वाला DNA या RNA आप कैसे, तो ये DNA बन गया एंड फिर ये खुद ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बना लेगा। तो बेसिकली RNA फिर DNA फिर मल्टीप्लिकेशन एंड वापस RNA एंड फिर दिस विल गो, ये साइकिल बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होगा एंड ये बेसिकली T लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है। तो ये इतने सेल्स को ख़राब कर देगा हमारी बॉडी में एंड तक कि ग्रेजुअली इवेंचुअली हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी भी नहीं बचेगी कि हम बेसिक
जो सिंपल इन्फेक्शंस होती है उसको भी हमारी बॉडी फाइट अगेंस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एड्स का जो पता ही नहीं चलता एकदम से, इट टेक्स लाइक अबाउट रफ फ्रॉम इट कैन टेक 5 to 6 years पता लगने में कि आपको एड्स है, बट इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड अर्ली बाय एलाइजा टेस्ट। ये था एड्स में समझने वाला। फिर हम आते हैं कैंसर पे। तो कैंसर आपको पता ही होगा, रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इतना ज़्यादा डिवाइड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं दैट दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ये एक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है एंड यहाँ पे एक सेल है, तो ये डिवाइड करेगा जब तक ये इन दोनों के कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाता है पूरा क्लम्प। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा इसकी डिवीजन रुक जाएगी कि अब मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे और डिवाइड नहीं करना। बट कैंसर में ये वाली एबिलिटी ही लॉस्ट हो जाती है, ये डिवाइड करता रहता है तब तक इट फॉर्म्स अ ट्यूमर ऑफ सेल्स। अब ये ट्यूमर इधर एक जगह पे रुक सकता है विच इज नोन एज मैलिग्नेंट, या फिर मतलब पूरी बॉडी में फैल सकता है, दैट इज मेटास्टैसिस, मतलब पूरी बॉडी में फैल जाना इज मेटास्टैसिस। तो अगर ये रुक गया तो ये सर्जिकली रिमूव करा जा सकता है। एंड अगर ये फैल गया तो फिर इसको मतलब कीमोथेरेपी के थ्रू करना पड़ेगा, एंड दैट इज उसको ही कहते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर। अगर वो बहुत ज़्यादा फैल चुका हो तो दैट इज लाइक टर्मिनल स्टेज एंड एवरीथिंग। तो दिस वॉज अबाउट कैंसर, एड्स एंड इम्यूनिटी। तो ये डिजीज़ेस के ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप इससे आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।